जैसा कि मैंने पिछली 5-6 वीडियो से डायबिटीज़ के बारे में, उसकी कॉजेज़, उसके प्रिवेंशन और उसके इलाज के बारे में बात की थी। और एक बहुत ज़्यादा जिसके ऊपर मुझसे क्वेश्चन किए गए कि जी लबलबे का इलाज। तो मेरा मकसद बताने का ये था कि आम तौर पर ये क्वैक्स और दूसरे जो अ, हुक्मा हैं और डॉक्टर्स हैं जो कि बाज़ औक़ात पेशेंट अट्रैक्ट करने के लिए वो कहते हैं जी शुगर का इलाज नहीं कराएं, लबलबे का इलाज करवाएं। तो मैंने बेसिकली उस मिथ पे बात की है कि लबलबे का इलाज जो है ये एक फॉल्स स्लोगन है कि लबलबे का इलाज कराएं। देखिए, ट्रीटमेंट जो है डायबिटीज़ की वो एक मैनेजमेंट है जिसमें पूरी लाइफस्टाइल चेंज है। आप अपने आप को मोबाइल करते हैं, डाइट की तरफ ध्यान करते हैं, वेट रिड्यूस करते हैं और फिर उसके बाद अद्वियात की बात आती है। तो टोटल लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है। तो इस लबलबे को एक स्लोगन को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने पूरी तफसील से बताया था कि बुनियादी तौर पे लबलबा करता क्या है। देखिए, लबलबा जो पेनक्रियाज है हर इंसान में अल्लाह ताला ने पैदाइशी तौर पे लगा के भेजा है और वो ऑटोमेटिक तरीके से काम करता रहता है। अल्लाह ताला ने उसको जो प्रोग्राम दिया हुआ है कि फास्टिंग में उसने इंसान की शुगर को 70 और 110 के दरमियान रखना है और खाने के बाद जो पोस्ट प्रेंडियल होती है उसको कभी भी 170 से ऊपर नहीं जाने देना। तो इसके मुताबिक वो अपनी इंसुलिन खारिज करता रहता है और ऑटोमेटिकली हमारी ग्लूकोज कंट्रोल रहता है। ग्लूकोज हमारी बुनियादी ज़रूरत है क्योंकि हम जिंदा ग्लूकोज और ऑक्सीजन की वजह से हैं। हम जो भी डाइट लें हमारे निज़ामी निज़ाम ने उसको तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है और लिवर ने उसको रीअसेंबल करके ग्लूकोज बनाना है और जो फालतू ग्लूकोज है उसको जिगर ने फ़ैट की सूरत में महफूज कर लेना है, स्टोर कर लेना है। तो ये बुनियादी तौर पे मैंने पूरी 4-5 वीडियो में यही बात की थी। ग्लूकोज क्या है, हमें इसकी क्यों ज़रूरत है। भाई ये हमारी बेसिक नीड है, हमारी ज़िंदगी है और इसको कंट्रोल करने का निज़ाम लबलबा है जो कि अल्लाह ताला ने एक ऑटोमेटिक ऑर्गन लगाया हुआ है जो कि इंसुलिन बनाता है और वही उसको कंट्रोल करता है। और ये जब बात करते हैं हम किसी पेशेंट पे इंसुलिन पे स्विच ओवर करने की, एकदम से डर जाते हैं कि ये जी आखिरी तरीका इलाज है, अब हमारा दवाओं से इलाज नहीं होगा। देखें, जितनी भी दवाएं हैं वो बेसिकली पैनक्रियाज के ऊपर काम करें या पेरिफेरी में काम करें जो कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाएं या इंसुलिन की रतूबत को बढ़ाएं। बेसिकली वो पैनक्रियाज पे ही काम कर रही होती हैं और इनडायरेक्टली भी उसकी इंसुलिन की ताकत को बढ़ा रही होती हैं। तो जब इंसुलिन बन ही ना पाए तो फिर उस सूरत में इंसुलिन पे आना पड़ता है और ये कोई आखिरी तरीका इलाज नहीं है। अल्लाह ताला ने सबसे महफूज ऑर्गन जो कि इंसुलिन बनाता है हर इंसान को लगा के भेजा हुआ। तो ये तो मैं लबलबे की जो स्लोगन था और बार बार मुझसे क्वेश्चन किया जा रहा था कि डॉक्टर आपने ये लिखा हुआ है लेकिन आपने इस पर बात की। मैंने हर वीडियो में इस पर बात की है। चले अगली बात करते हैं हम कि शुगर की अकसाम। मैंने बताया था कि शुगर की मेजर तो 3 अकसाम है, टाइप 1 है, टाइप 2 है और गेस्टेशनल है। फिर मेच्योरिटी ऑनसेट है, कुछ अर्ली यंग एज की है, लेकिन बेसिकली 3 ही है। टाइप 1 वो डायबिटीज़ होती है यानी जिनमें ऑटो इम्यून सिस्टम अटैक करता है पेनक्रियाज पे और पेनक्रियाज के सेल बीटा सेल बिल्कुल इंसुलिन नहीं बनाते। अब ये ऑटो इम्यून सिस्टम क्यों करता है अटैक, ये रीज़न नहीं मालूम। अब ये कुछ कुछ केसेस में ये पैदा होते ही स्टार्ट हो जाती है, कुछ में कुछ हफ्तों के बाद, महीनों के बाद और कुछ में कुछ सालों के बाद। इसको हनीमून पीरियड कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ में। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ में बीटा सेल्स इंसुलिन नहीं बना रहे होते तो लाजमी तौर पे उनको इंसुलिन बाहर से लेना होगी और यही उनका तरीका इलाज है। फिर उसके बाद जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, टाइप 2 बेसिकली इंसुलिन उनमें बन रही होती है लेकिन वो उतनी मिकदार में नहीं बन रही होती जितनी जिस्म को ज़रूरत होती है, वो नाकाफ़ी होती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि ग्लूकोज या शुगर को कंट्रोल करने का निज़ाम उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता और शुगर बढ़ना शुरू हो जाती है। तो उसमें कुछ अद्वियात दी जाती हैं जो कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी जो कम ताकत है उसको बढ़ा दें या इंसुलिन को मज़ीद
पैदा करें या पेरिफेरी पे काम करें, मसल्स पे काम करें, मसल्स की ओपनिंग को खोलें और ग्लूकोज उसमें अंदर दाखिल हो और इस्तेमाल हो। तो ये टाइप 2 है। गेस्टेशनल बेसिकली प्रेगनेंसी के साथ आती है। प्रेगनेंसी का स्ट्रेस बॉडी बर्दाश्त नहीं करती और उस सूरत में इंसुलिन की मिकदार कम बनती है तो डायबिटीज़ हो, और वो प्रेगनेंसी ख़त्म होते ही फिर ख़त्म हो जाती है। लेकिन उन ख़वातीन में जिनमें गेस्टेशनल डायबिटीज़ आती है उनको जल्द डायबिटीज़ होने का एहतमाल रहता है, इसलिए उनको केयरफुल होना चाहिए। अब मैं थोड़ा ट्रीटमेंट प्लान पे बात करता हूँ। देखिए, बुनियादी तौर पे ट्रीटमेंट प्लान एक टोटल लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है, जिसमें मैं बार बार बात करता हूँ कि देखिए, सबसे पहले आपने अपनी लाइफ को देखना है। अगर आपकी सीडेंटरी लाइफ है और आप बिल्कुल मूव नहीं कर रहे तो यू हैव टू मूव, जिसमें रेगुलर वॉक को आपने ऐड करना है। 35 से 40 मिनट की डेली वॉक आपने लाजमी तौर पे करनी है, और इसके अलावा भी हर काम आपने चलते ही करना है। लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। अगर आपने मस्जिद तक जाना है तो पैदल जाएं, मार्केट तक जाना है तो, ताकि आप मोबाइल रहें। जितना ज़्यादा आप मोबाइल रहेंगे आपके मसल्स काम करेंगे, मसल में इंसुलिन रिसेप्टर खुलेंगे और ग्लूकोज अंदर जाएगी और वो यूज़ होगी, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि जो सर्कुलेटिंग ग्लूकोज है वो इस्तेमाल हो रही है और इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। नतीजतन ये है कि हम उसको डायबिटीज़ को सिर्फ अपने लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से यानी वॉक से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर वेट रिडक्शन, स्पेशली जो ओबीस है जिनमें फ़ैट ज़्यादा है, तो फ़ैट एक इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। तो इसलिए अगर वो अपना वेट कम कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, तो ये उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। 5-10 केजी 12 लोग काफ़ी ज़्यादा वेट कम कर लेती हैं, और इसका नतीजा ये निकलता है कि वो सिर्फ लाइफस्टाइल से और वेट कम करने से ही अपनी बढ़ी हुई डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं और उनको मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं होती। फिर उसके बाद डाइट आती है। अब डाइट में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमने वो डाइट जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स हाई होता है। ग्लाइसीमिक इंडेक्स से मुराद ये है कि खाते ही हमारा ब्लड ग्लूकोज बढ़ा दे। अब वो बुनियादी तौर पर शुगरी ड्रिंक है, मीठे मशरूबात हैं, मिठाई है, कोला है, और इस तरह की वो तमाम चीज़ें हैं जो कि जिनमें शुगर कंटेंट ज़्यादा है, तो वो ग्लाइसीमिक इंडेक्स हाई होने की वजह से उनको पीते ही या खाते ही हमारी ग्लूकोज बढ़ेगी। लेकिन जो कंपाउंड का, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है वो फौरी तौर पे आपको ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जैसे चपाती है, चावल हैं, ये सिंपल ग्लूकोज नहीं है। जैसे चीनी है या शुगरी ड्रिंक में सिंपल ग्लूकोज है जो कि फौरी जज़ब होगी, लेकिन ये जो कंपाउंड स्टार्च है, निशासा जिसको कहते हैं, रोटी है या इस तरह की जो इंग्रेडिएंट हैं, चावल हैं, उनमें नो डाउट कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। उनके ब्रेक डाउन होने में और कन्वर्ट होने में ग्लूकोज में टाइम लगेगा। तो वो हर शुगर वाला रोटी और चावल खा सकता है, लेकिन इतदाल के साथ। इसी तरह नान है, उसमें मैदा है और बहुत ज़्यादा कंटेंट है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि लेटर ऑन प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए बढ़ाएंगी, तो इनको हमने अवॉइड करना है। और मैं तो मोटा मोटा असूल बताता हूँ कि ऐसी वेजिटेबल जो ज़मीन के अंदर होती हैं, जैसे आलू है, अरवी है, वो तमाम बेसिकली रिच इन स्टार्च हैं, आप उनको अवॉइड करें। और जो बाहर होती हैं जैसे फलियाँ हैं, पत्ते वाली सब्जियाँ हैं, कद्दू है, टिंडे हैं, बैंगन है, फलियाँ हैं, वो आप इस्तेमाल करें। दालें ज़्यादा इस्तेमाल करें। गोश्त की मिकदार प्रोटीन चाहिए होती है, लेकिन वो कोशिश करें कि आप अंडे की सफ़ेदी से हासिल करें, जर्दी ना खाएं। गोश्त कम मिकदार में खाएं, क्योंकि रेड मीट जो है उसमें फ़ैट भी होती है। और दूसरा ये है कि हर शुगर वाले पेशेंट को ब्लड प्रेशर होने का ख़तरा रहता है, क्योंकि शुगर एक मुस्बत चार्ज है, अपने साथ दूसरे मॉलिक्यूल खींचेगा। जब शुगर बढ़ेगी तो नतीजतन ब्लड प्रेशर भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा नमक का भी परहेज़ करना चाहिए। तो ये तो बुनियादी तौर पे डाइट का है। अब मैं थोड़ा सा ट्रीटमेंट पे बात करता हूँ कि ट्रीटमेंट में ऐसी दवाएं हैं जो कि यूज़ करती हैं पेरिफेरी पे, जैसे ग्लूकोफेज है, मेटफॉर्मिन है। फिर अगली आ जाती है जो कि पेनक्रियास पे काम करती हैं,
ठीक है, जैसे गेट्रिल है, एमरिल है। फिर जाके जब ये सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं, काम नहीं कर पाती और हमारा पैनक्रियाज इतनी इंसुलिन नहीं बना रहा होता, तो फिर हमें लाजमी तौर पे इंसुलिन लेना पड़ती है। तो ये एक मुकम्मल जायज़ा है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।